जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, मैं हाफिज, इमेजिन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का ज्योग्राफी का एग्जाम के पॉइंट व्यू से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए और एग्जाम से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, यानी एग्जाम में एकदम टेंशन फ्री रहिए इस 40 क्वेश्चन रट लेने के बाद, क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में टकरा जाएगा। मतलब ये 40 क्वेश्चन रट लीजिए और 95% प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। क्या नाम इसका आंसर हो जाएगा? इरेटोस्थेनीज भूगोल के जो पिता या जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि तारों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? तारों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? 5 अरब वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 5 अरब वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं कहां पर? विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय वर्षा वन जीनोम में, वर्षा वन जीनोम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा विषय है? इतिहास है। कौन सा विषय? इतिहास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया? किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया? तो कौन विद्वान थे? इम्बोल्ट साहब थे। इम्बोल्ट साहब, इम्बोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। किस दार्शनिक के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी? किस दार्शनिक के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी? तो कौन दार्शनिक थे? अरस्तु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है कि सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.44 अरब 4.44 अरब वर्ष पूर्व। अरब वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? ये महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन थे? टेलर महोदय। टेलर महोदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? लोहा और चांदी। आप लोग नाम याद रखिएगा, लोहा एवं चांदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में है इजीनियस किस भाषा का शब्द है? देखिए यह जो है यह पत्थर है जो धरातल पर पाए जाते हैं, एक अग्नेय चट्टान है। तो कहता है कि यह इजीनियस किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का है? यह लैटिन भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा,
एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा। क्या होगा? समताप रेखा, समताप रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जल का जलवाष्प में बदलना कहलाता है, जल का जलवाष्प में बदलना कहलाता है क्या? वाष्पीकरण। आप लोग साइंस में पढ़े भी होंगे वाष्पीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है? क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है? तो ये होगा उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, उच्च पर्वतीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि उथले समुद्र से अलग हुआ भाग, यानी उथले समुद्र से अलग हुआ भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सौर कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि महाद्वीप की सीमा पर कुछ चपटा ऊंचा उठा भाग, महाद्वीप की सीमा पर कुछ चपटा ऊंचा उठा भाग, तो उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो हम लोग 18 क्वेश्चन किए हैं, अब हम लोग 19 देखते हैं। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा घुलन क्रिया के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? घुलन क्रिया के द्वारा, घुलन क्रिया के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के देशांतर विस्तार कितना है? भारत के देशांतर विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा लगभग 30 डिग्री। कितना? लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो संवहन धारा सिद्धांत जो दिया था आर्थर हॉम्स महोदय ने दिया था, आर्थर हॉम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो नाम याद रखिएगा यमुना नदी। कौन नदी? यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जौग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु में तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से, उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या है कि महासागरीय जल के ऊपर नीचे गति किससे संबंधित होती है? महासागरीय जल के ऊपर नीचे गति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ज्वार से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी, डिस्टेंस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन महासागर? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी के उपसौर की स्थिति कब होती है?
पृथ्वी में उपसौर की स्थिति कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। कब होती है? अक्टूबर में पृथ्वी में उपसौर की स्थिति होती है। इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष से लागू किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष से लागू किया गया? 1992 में, 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो तिब्बत से ही मतलब कि निकला हुआ है, तो तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपो नाम से। सांगपो, आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना, कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? मोड़दार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोड़दार। मोड़दार। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां स्थान है। तो चलिए अब 34 देखते हैं। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या है? भारत में कौन सी मृदा सबसे विस्तृत उपजाऊ है? यानी भारत में कौन सी मृदा सबसे विस्तृत उपजाऊ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं? किस मृदा को रेगड़ यानी रगड़ा मृदा, रेगड़ मृदा भी कहते हैं? शुष्क मृदा को शुष्क मृदा। इसका आंसर हो जाएगा शुष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है। 36 में है कि मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है मानचित्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानचित्र। मानचित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सूर्य की किरणों का बाहर जाना कहलाता है, यानी सूर्य की किरणों का बाहर जाना क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि भूगोल के कितने मुख्य उपक्षेत्र हैं? तो भूगोल के कितने मुख्य उपक्षेत्र है? 4 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी की करोड़ पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की करोड़ पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल एवं लोहा। निकिल व लोहा। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के करोड़ पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल व लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 40 देखते हैं कि होमो सेपियंस प्रजाति किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। अच्छा छोड़िए, आंसर लिख देते हैं कि होमो सेपियंस प्रजाति किससे संबंधित है? मानव से है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।